हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे और आपके अपने अपने घरों में बढ़िया पढ़ाई चल रही होगी। तो आज हम इंग्लिश का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जो कि है प्रोनाउन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को आप मेरे साथ देखिएगा, इसको हम पार्ट बाई पार्ट पढ़ेंगे, है ना। पहले आप फर्स्ट पार्ट देखना, फिर सेकेंड पार्ट देखना, फिर थर्ड पार्ट देखना। डेली आपको एक पार्ट देखने को मिलेगा। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो जो हमारा प्रोनाउन होता है, पहले उसकी डेफिनेशन को समझ लेते हैं। डेफिनेशन क्या है इसकी, है ना। व्हाट इज प्रोनाउन? प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड इन अ प्लेस ऑफ नाउन। सिंपल है, मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर नाउन चैप्टर अपलोड किया है ना। आप उसको जाकर देखें। और रियल में जो प्रोनाउन है, प्रोनाउन क्या है? प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड है दैट इज यूज्ड इन अ प्लेस ऑफ नाउन, जो नाउन को रिप्लेस करता है, नाउन की जगह पर आता है, उसे क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। क्लियर? प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड है जो नाउन की जगह पर आता क्यों है। बट आता क्यों है, ये सवाल हमारे दिमाग में हमेशा बचपन से रहता है। क्यों ही बनाया गया ये, राइट। तो इसको समझते हैं। देखो, सिंपल सा फंडा है। जैसे यहाँ लिखा है, राधिका इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। राधिका एक सुंदर लड़की है, ठीक है। फिर बोला गया राधिका लिव्स विथ हर फादर। राधिका अपने पिताजी के साथ रहती है। राधिका लव्स राहुल। राधिका राहुल से प्यार करती है। अब आप बार बार राधिका राधिका बोलोगे, इसका मतलब आप बार बार एक ही नाउन को क्या कर रहे हो? रिपीट कर रहे हो। नाउन जानते हो ना आप लोग क्या होता है? नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, राइट। नाउन क्या होता? नेमिंग वर्ड होता। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम क्या होता है? नाउन होता है, राइट। तो यहाँ पर ये जो आप देख रहे हो, राधिका किसका नाम है? राधिका यहाँ पे एक लड़की का नाम है जो बार बार रिपीट किया गया है। तो बार बार रिपीट होने से जो लैंग्वेज की ब्यूटी है वो जाती है। एक ही नाउन का बार बार रिपीट करने से लैंग्वेज पढ़ने में, सुनने में, बोलने में, लिखने में क्या नहीं लगती है? अच्छी नहीं लगती है, राइट। इसीलिए क्या बना है? प्रोनाउन बना है ना। प्रोनाउन क्या करता है? आकर नाउन को रिपीट होने से रोकता है, जिससे लैंग्वेज पढ़ने में, सुनने में, बोलने में, लिखने में क्या लगती है? अच्छी लगती है। तो कहीं ना कहीं इसमें एक वीक एरर है, मतलब एक एरर मान सकते हैं अपन कि रियल में उसे राधिका को बार बार राधिका नहीं बोलना चाहिए था, ठीक है ना। राधिका को वो सी बोल सकता है। तो यहाँ पर जो सी है वो क्या हो जाएगा? प्रोनाउन हो जाएगा। आप मेरी बात समझ पा रहे हो? सी यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी यहाँ पर प्रोनाउन हो जाएगा, जो नाउन को बार बार रिपीट होने से यहाँ पे क्या कर रहा है? रोक रहा है। राधिका यहाँ पर एक नाउन है और इस नाउन को बार बार रिपीट होने से रोकने के लिए क्या यूज करना चाहिए? इन दो बार, मतलब इन दो बार हमको क्या नहीं करना चाहिए? ये 2 टाइम्स हमको राधिका राधिका यूज नहीं करना चाहिए। इनकी जगह पर हमें क्या लगाना चाहिए? सी लगाना चाहिए। राधिका एक लड़की है तो उसके लिए सी का यूज हो सकता है। सी एक प्रोनाउन है, राइट। समझ गए ना आप मेरी बात को? तो सही तरीका क्या होगा बोलने का? राधिका इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। सी लिव्स विथ हर फादर। अब अपने पिता के साथ रहती है। और सी लव्स राहुल, और वो राहुल से क्या करती है? प्यार करती है, राइट। इससे क्या होगा? ये बोलने में अच्छा लगेगा। बार बार एक ही नाम को लेने से, बार बार एक ही नाउन का यूज करने से सेंटेंस के अंदर या पैराग्राफ के अंदर पढ़ने में, सुनने में वो अच्छा नहीं लगता। इसलिए सिंपल सा ऐसा कॉन्सेप्ट बनाया गया कि जो वर्ड नाउन की जगह पर यूज हो सकता है, जो वर्ड नाउन की जगह पर लगाया जा सकता है, उसको क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। अगर मान लो एक ही सेंटेंस में, एक ही पैराग्राफ में कोई नाउन बार बार रिपीट होती है, तो इसका मतलब वो सेंटेंस गलत है, राइट। इस चीज़ को आपको दिमाग में रखना है। तो आई थिंक आप ये डेफिनेशन समझ पाए होंगे, ठीक है ना। अब हम यहाँ पे समझते हैं काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। यहाँ प्रोनाउन को बेसिकली बात करें, प्रोनाउन का एक टाइप होता है, ठीक है ना। प्रोनाउन के जो प्रकार होते हैं उसमें से एक टाइप होता है पर्सनल प्रोनाउन। देखो, हम एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम का मटेरियल पढ़ रहे हैं, तो इसमें सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड बातें ही होंगी, है ना, जो कि एग्जाम में क्वेश्चन बनाती हैं, ठीक है ना। और जिनसे क्वेश्चंस आते हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपके साथ डिस्कस की जाएंगी, आपको सिखाई जाएंगी, है ना। तो यहाँ पर समझोगे, यहाँ पर काइंड्स ऑफ प्रोनाउन में मैंने सबसे पहले किसको लिया है? पर्सनल प्रोनाउन को लिया है। अब ये पर्सनल प्रोनाउन क्या होती? पर्सनल प्रोनाउन को हम ऐसे समझ सकते हैं कि पर्सनल प्रोनाउन जो है उसको हमने फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन में डिवाइड किया है, राइट। फर्स्ट पर्सन वो होता है बेसिकली जो स्पीकर होता है। फर्स्ट पर्सन कौन होता है? स्पीकर। सेकंड पर्सन कौन होता है? टू हुम वी स्पीक, जिससे हम बात करते हैं। क्या करते हैं? जिससे हम बात करते हैं, वो होता है बेसिकली क्या? सेकंड पर्सन। कौन होता है सेकंड पर्सन? जिससे हम बात करते हैं, जिससे
जिससे हम बात करते हैं वो होता है बेसिकली कौन सा पर्सन, सेकेंड पर्सन। और जो बोलता है वो कौन होता है, जो बोलता है वो होता है बेसिकली कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन। ठीक है ना, इस बात को आप समझ पा रहे हो मेरी। और बेसिकली जिसके बारे में हो सकता बात हो रही है, ऑफ हुम वी स्पीक, जिसके बारे में क्या हो रही है, जिसके बारे में बात हो रही है वो बेसिकली क्या हो सकता है, बात हो रही है वो बेसिकली क्या हो सकता है, थर्ड पर्सन, राइट। या वो थर्ड पर्सन होता है, राइट। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो। तो फर्स्ट पर्सन में कौन आता है बेसिकली, फर्स्ट पर्सन में आता है बेसिकली आई और वी, राइट। प्रोनाउन है ये, प्रोनाउन। सेकेंड पर्सन में कौन आता है, यू। अभी जो भी हम इसमें पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में वो टोटल सिर्फ प्रोनाउन के बारे में होने वाला है, ठीक है ना। और थर्ड पर्सन में आता है ही, सी, इट, दे। या हम नेम, बेसिकली नेम तो नाउन है लेकिन नाउन को भी हम किस पर्सन में रखेंगे, थर्ड पर्सन में रखेंगे, ठीक है ना। किसी के नाम को, है ना, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को, राइट। तो फर्स्ट पर्सन में कौन आता है, आई, वी। सेकेंड पर्सन में कौन आता है, यू। थर्ड पर्सन में कौन आता है, थर्ड पर्सन में आपका आता है ही, सी, इट और दे, राइट। तो आई थिंक ये बात आपको क्लियर हो गई होगी कि दीज आर द पर्सनल प्रोनाउंस, राइट, है ना। ये क्या है, पर्सनल प्रोनाउन है, इनको डिवाइड किया गया फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन में, ठीक है। अब आगे देखते हैं, मेरे साथ अपने नोट्स भी आप बना सकते हो। आगे क्या है, आगे हमको इनके केसेस को समझना है कि इनके कुछ केसेस होते हैं जो यूज किए जाते हैं, ठीक है ना। तो इनको डिवाइड किया गया है, देखो कैसे इनको बांटा गया है। देखो फर्स्ट पर्सन, सेकंड, फर्स्ट पर्सन में फर्स्ट पर्सन के केसेस होते हैं, क्या क्या केसेस होते हैं। यहाँ पे लिखा है नंबर, यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पर आप देख पा रहे सब्जेक्ट लिखा है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट लिखा है, यहाँ पॉजिटिव एडजेक्टिव, यहाँ पॉजिटिव प्रोनाउन। ये इनके केसेस है, राइट। कि भाई अगर हम देखें फर्स्ट पर्सन की बात करें तो फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर कौन होता है, सिंगुलर जो एक का, सेंस के अकॉर्डिंग समझे, सेंस के अकॉर्डिंग सिंगुलर में कौन आएगा, सिंगुलर में आएगा आई। इसका ऑब्जेक्टिव केस आपको याद रखना पड़ेगा, क्या होता है, मी। पॉजिटिव एडजेक्टिव, आपको ये सब चीज़ों का यूज है अभी आगे जाके, है ना। पर्सनल प्रोनाउन हमारा पहला प्रोनाउन है जिस पे हम डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है ना। इससे आने वाले क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, इसलिए पर्सनल प्रोनाउन में जो ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन है, इनके कुछ केसेस भी होते हैं, ठीक है ना। और उन केसेस का सही यूज किया, हमें कौन सा केस कब लगाना चाहिए, कौन सा केस समझ लो या फॉर्म समझ लो, कौन सा फॉर्म कब लगाना चाहिए, किस फॉर्म में होने चाहिए। तो जो फर्स्ट पर्सन है उसमें कौन आता है, फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर में आता है आपका आई और वी। सिंगुलर में आता है, सिंगुलर और प्लूरल में कौन आता है, आई और वी, है ना। ये आपके फर्स्ट पर्सन में आते हैं दोनों, ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है। तो अगर हम सिंगुलर में देखें तो आई को हम सेंस के अकॉर्डिंग क्या मान सकते हैं, सिंगुलर मतलब एक, और प्लूरल से मतलब एक से अधिक, एक से अधिक, राइट। तो आई हो गया हमारा क्या, आई हो गया हमारा सिंगुलर में, ठीक है ना। और ये आई कौन सा केस है, सब्जेक्टिव केस है, राइट। इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी होता है। पॉजिटिव एडजेक्टिव आपको याद रखना पड़ेगा, माई। ये चार्ट आपको याद करनी पड़ेगी, राइट। और पॉजिटिव प्रोनाउन क्या होता है, माइन होता है। अगर हम वी के देखें तो वी अपने आप में सब्जेक्ट होता है, लेकिन उसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, अस होता है। उसका पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होता है, आर होता है ना। और उसका पॉजिटिव प्रोनाउन आप याद रखो कि आर्स होता है, ठीक है ना। अगर हम यू की बात करें तो यू सिंगुलर भी होता है, यू प्लूरल भी होता है, और इसके केसेस भी सिंगुलर प्लूरल में एक जैसे होते हैं, राइट। यू सब्जेक्ट केस हो गया, इसका ऑब्जेक्टिव केस भी क्या होता है, यू होता है। पॉजिटिव एडजेक्टिव योर होता है, पॉजिटिव प्रोनाउन क्या होता है, योर्स होता है, राइट। एंड अगर हम एज अ प्लूरल यूज करें, जैसे हमने बोला यू, आई एम टॉकिंग टू यू, मतलब मैं किसी एक व्यक्ति से बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं बोलूँ आई एम टॉकिंग टू ऑल ऑफ यू, तो यहाँ मैं एक से ज़्यादा लोगों से बात कर रहा हूँ ना। तो इसी चीज़ को आपको समझना है कि यू प्लूरल भी माना गया है, सिंगुलर भी माना गया है, राइट। तो यू का ऑब्जेक्टिव केस यू रहता है, पॉजिटिव एडजेक्टिव योर होता है, पॉजिटिव प्रोनाउन क्या होता है, योर्स होता है, राइट। बेसिकली पॉजिटिव प्रोनाउन लगाने पर एस लग जाता है, ऐसा कह सकते हैं। देखो यहाँ लग रहा है, यहाँ पे भी लग रहा है, राइट। अब बात करते हैं किसकी, अब बात करते हैं अपन थर्ड पर्सन में। थर्ड पर्सन में किसको किसको रखा गया है, आई थिंक आपने ये इतना बना लिया होगा। अब आगे समझते हैं। देखो थर्ड पर्सन में रखा है किसको, इसको थोड़ा मैं ऊपर कर रहा हूँ, राइट, जिससे आपको ये थर्ड पर्सन प्रॉपर तरीके से दिख पाए।
थर्ड पर्सन में किसे रखा गया है, सिंगुलर की कैटेगरी में किसे रखा गया है, किसे एक माना गया है, एक माना गया है किसको किसको, ही को, सी को, इट को, ये थर्ड पर्सन में है। और थर्ड पर्सन में ही प्लूरल कैसे माना गया है, प्लूरल कैसे माना गया, थर्ड पर्सन में प्लूरल कैसे माना गया, सिंगुलर कैसे माना गया, सिंगुलर माना गया ही सी इट को, प्लूरल माना गया दे को, राइट। थर्ड पर्सन में ही है लेकिन ये लोग, है ना। इनका अभी आगे यूज है कि आपको ये पता होना चाहिए फर्स्ट पर्सन में किसे रखा जाता है, सेकंड पर्सन में किसे रखा जाता है, थर्ड पर्सन में किसे रखा जाता है, ठीक है ना। तो अगर बात करें ही की, सी की और इट की, ठीक है ना, तो ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हिम होता है। पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, हेज होता है। और पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, पजेसिव प्रोनाउन भी इसका हेज होता है। यहाँ पर इसका पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, सेम होता है। अगर हम यू की बात करें तो यू का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, सेम होता है। अगर हम बात करें ही की कैटेगरी में, तो ही की कैटेगरी में पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, सेम होता है, राइट। अगर बात करें सी की, तो सी का ऑब्जेक्टिव केस और पजेसिव एडजेक्टिव सेम होता है। सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हर, पजेसिव एडजेक्टिव भी हर होता है। लेकिन पजेसिव प्रोनाउन में हर्स लिखते हैं अपन, HEARS, है ना, HEARS। और आगे बात करें अगर दे की, तो दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, दैम होता है। पजेसिव एडजेक्टिव देयर होता है, ठीक है ना। और पजेसिव प्रोनाउन में क्या लग जाता है, एस, तो देयर्स बन जाता है, राइट। तो ये चार्ट आपको क्लियर होनी चाहिए, तभी आप पर्सनल प्रोनाउन से आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आने वाले क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे, राइट। तो आप बढ़िया इस चार्ट को बनाओ, नोट्स मेकिंग करो, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, है ना। पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो इतने पोर्शन का, और फिर इसके बाद आप थोड़ा सा, मैं अभी ये इसका आप ले लोगे स्क्रीनशॉट, इसके बाद आप इसका ले लेना, राइट। तो आप ये चार्ट बना पाओगे। अब हम बात करते हैं कि इनका यूज़ क्या है, ठीक है ना। हमें कब सब्जेक्टिव केस लगाना चाहिए प्रोनाउन का और कब हमें ऑब्जेक्टिव केस लगाना चाहिए प्रोनाउन का, क्लियर। तो यहाँ हेडिंग डली है डिफरेंस बिटवीन सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्टिव केस। हमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्टिव केस में डिफरेंस समझना है कि कब हमें सब्जेक्टिव केस लगाना चाहिए, कब हमें ऑब्जेक्टिव केस लगाना चाहिए। तो इसको समझते हैं। तो ये हेडिंग आपको डालनी है। इसके बाद आपको, अगर हम सब्जेक्टिव केस की बात करें तो हमें सब्जेक्टिव केस का यूज कब करना चाहिए। देखो यहाँ पर एक बेहतरीन यूज बताया गया है। यहाँ पर क्या बताया गया है कि कभी भी आपको बी फॉर्म की वर्ब दिखें। बी फॉर्म की वर्ब क्या होती है, जैसे एजएमआर हो गया, वॉज वर हो गया, बी हो गया, बीन हो गया, बीइंग हो गया, ये बी फॉर्म की वर्ब कहलाती हैं अगर ये मेन वर्ब की तरह बिहेव करें। किसकी तरह बिहेव करें, मेन वर्ब की तरह। मेन वर्ब से क्या मतलब है बच्चों, मेन वर्ब को थोड़ा मैं यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, मैं क्या कहना चाहता हूँ। जैसे मैंने बोला ही इज़, या मैंने बोला आई एम टीचिंग यू, आई एम टीचिंग यू, मैं आप लोगों को या आपको पढ़ा रहा हूँ, राइट। तो यहाँ पर जो एम है वो हेल्पिंग वर्ब है और टीचिंग क्या है, हमारी मेन वर्ब। मेन वर्ब बेसिकली जिसके फॉर्म्स बनते हैं, है ना, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इसके फॉर्म बनते हैं। तो फोर्थ फॉर्म आईएनजी फॉर्म होता है, राइट। ये बेसिकली कौन सा फॉर्म लगाया गया है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म। लेकिन मैंने बोला आई एम अ टीचर, मैं एक शिक्षक हूँ, तो यहाँ पर क्या अलग से कोई मेन वर्ब आई नहीं आई ना, अलग से कोई मेन वर्ब नहीं आई। तो इट मीन्स ये जो आप देख रहे हो एम, इसे ही अपन को क्या मानना पड़ेगा, मेन वर्ब मानना पड़ेगा, राइट। क्या मानना पड़ेगा, मेन वर्ब मानना पड़ेगा। तो मैं बस यही कह रहा हूँ कि जब बी फॉर्म की वर्ब मेन वर्ब का काम करें। बी फॉर्म की वर्ब ये होती है, ठीक है ना। बी फॉर्म की वर्ब क्या होती है, डबल बार आर आया है, एक ही बार आर है, ठीक है ना। तो ये बी फॉर्म की वर्ब होती है। इनके फॉर्म मेकिंग करते समय ऐसे ध्यान देना पड़ता है। देखो जो आपका बी है वो वर्ब का बी हो गया, एम हो गया और क्या हो गया, आर हो गया। ये वर्ब का क्या माना गया है, फर्स्ट फॉर्म माना गया है, राइट। वॉज वर्ब को क्या माना गया है, वॉज वर्ब को माना गया है सेकेंड फॉर्म। अगर ये मेन वर्ब का काम कर रही है, किसका काम कर रही है, अगर ये खुद किसका काम कर रही है, मेन वर्ब का काम कर रही है, तब ऐसा होता है। और बीन होता है इनका थर्ड फॉर्म, बीइंग होता है इनका फोर्थ फॉर्म, और आपका जो इज है वो होता है सिंगुलर यानी कि फिफ्थ फॉर्म, ठीक है। सिंगुलर माना गया है इसको, और ये प्लूरल माना गया है। फर्स्ट फॉर्म को इंग्लिश में प्लूरल माना गया है, फिफ्थ फॉर्म को क्या माना गया है, सिंगुलर माना गया है, ठीक है ना। सेकेंड फॉर्म पास्ट के लिए लगता है, पास्ट इंडेफिनिट यस,
पास्ट इंडेफिनिट है, उसे आप सिंपल पास्ट के नाम से जानते होंगे, वहाँ लगता है, ठीक है। थर्ड फॉर्म तब आता है जब आपको हैजअप भी दिखे या हैड दिखे, क्योंकि थर्ड फॉर्म बिना हेल्पिंग वर्ब के यूज़ नहीं किया जाता है ना। देखो अब यहाँ समझो, यहाँ पे क्या बता रहा हूँ मैं, यहाँ पे ये बता रहा हूँ कि अगर बी फॉर्म की वर्ब आपको मिल रही है तो बी फॉर्म की वर्ब अगर मेन वर्ब के जैसे काम करें सेंटेंस के अंदर, हेल्पिंग वर्ब के ऐसे काम ना करें। देखो अभी हेल्पिंग वर्ब की तरह यहाँ काम करें, लेकिन यहाँ पर किसकी तरह काम करिए, मेन वर्ब की तरह। तो जब बी फॉर्म की वर्ब मेन वर्ब की तरीके से काम करती हैं तो फिर उनके बाद अगर हमें कोई केस चाहिए तो वो सब्जेक्टिव केस लगाओगे आप, ऑब्जेक्टिव केस नहीं लगाओगे आप। हमेशा कौन सा यूज करोगे, प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस यूज करोगे। क्लियर? कैसे? जैसे आप देखो यहाँ लिखा है इट वॉज मी, क्या लिखा है, इट वॉज मी। अब यहाँ पे कोई आपको वर्ब दिख रही क्या, यहाँ पे आपको कोई वर्ब अलग से तो दिख नहीं रही, अलग से मेन वर्ब तो दिख नहीं रही, तो ये आपका जो वॉज है ये मेन वर्ब के तरीके से काम करेगा। तो रियल में हमें यहाँ पे मी नहीं लिखना चाहिए, हमें क्या लिखना चाहिए, आई लिखना चाहिए। तो नीचे वाला क्या होगा, सही, इट वॉज आई हु हैड ब्रॉट यू होम, है ना, वो मैं था जो तुम्हें घर लेकर आया, जो तुम्हें घर लेकर आया था, वो मैं था जो तुम्हें घर लेकर आया था। तो यहाँ पर रियल में काम किसने किया, मैं नहीं किया है, जो तुम्हें घर लेकर आया था, राइट। तो ये जो हु है ये बेसिकली आई के लिए ही यूज हुआ है, इसलिए भी हमें आई चाहिए, क्योंकि यहाँ पर रियल में काम तो किसने किया है, आई ने। जो काम को करता है वो कौन सा केस में आता है, हमेशा वो सब्जेक्टिव केस में आता है। जो भी सेंटेंस के अंदर काम को करता है उसे सब्जेक्ट कहा जाता है और उसे सब्जेक्टिव केस में ही लिखना चाहिए। तो अगर आप इसे रूल के हिसाब से समझो तो हमें बी फॉर्म के बाद, बी फॉर्म की मेन वर्ब के बाद अगर बी फॉर्म की वर्ब मेन वर्ब के तरीके से काम करे तो हमें उसके बाद कौन सा केस चाहिए, प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस। अगर आप इसे पढ़ पा रहे हो तो और भी बढ़िया है, तब तो आपको समझ में आ ही जाएगा। जैसे ये क्या लिखा, इट वॉज देम हु वर रनिंग वर फास्ट। देखो एक बात समझो, यहाँ पे जो हु है आपको ज़्यादा तो नहीं बता सकता मैं, क्योंकि अभी आगे बताया जाएगा, लेकिन आप यहाँ समझोगे इस वर्ब का जो सब्जेक्ट है ना, क्या बोलते हैं, इस वर्ब का जो सब्जेक्ट है उसे देखो, ये जो हु है ना ये अपने आप में खुद सब्जेक्टिव केस होता और इसकी वर्ब है वर रनिंग, लेकिन इस वर्ब का सब्जेक्ट कैसे माना जाएगा, इस वर्ब का सब्जेक्ट दे को माना जाएगा। यहाँ पे समझो कि यहाँ पे जो वॉज है वो एज अ मेन वर्ब यूज हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज नहीं हो रहा है, उसके अगल बगल कोई अलग से मेन वर्ब नहीं दी है, तो ये खुद मेन वर्ब की तरीके से यूज हो रहा है। इसलिए इसके बाद हमें कौन सा केस नहीं चाहिए, ऑब्जेक्टिव केस नहीं चाहिए, कौन सा केस चाहिए, सब्जेक्टिव केस चाहिए। तो हमें रियल में इट वॉज दे बोलना चाहिए। और अगर आप मेरे तरीके से समझो तो आप समझो कि फास्ट जो रनिंग वर फास्ट मतलब दौड़ कौन रहा था तेज, दौड़ तो वे ही रहे थे, इट वॉज दे हु वर रनिंग वर फास्ट, है ना, वो वे थे जो क्या कर रहे थे, रनिंग जो कर रहे थे वो फास्ट कर रहे थे, ठीक है ना। तो जो ये वर यूज हुआ है इसका सब्जेक्ट कौन माना जाएगा, दे माना जाएगा। तो दे को तो सब्जेक्टिव केस में ही लिखना पड़ेगा, आप ऑब्जेक्टिव केस में नहीं लिखोगे। या फिर आप इसे रूल के अकॉर्डिंग देखो, जो ये बताया गया कि जो यहाँ पे वॉज है वो मेन वर्ब के तरीके से काम कर रहा है, तो इसके बाद हमें दैम नहीं चाहिए, सब्जेक्टिव केस चाहिए जो कि दे आएगा। तो ये एक यूज है सब्जेक्टिव केस का, जो आपको दिमाग में रखना है कि हमें सब्जेक्टिव केस कहाँ लगाना चाहिए, है ना। और बेसिकली अगर हम यहाँ देखें इस सेंटेंस में, अगर हम यहाँ पे एक और यूज देखें सब्जेक्टिव केस का जो नॉर्मली सबको पता होता है। मान लो मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा, मी एम टीचिंग यू, तो आप बताओ कि टीचिंग करने वाला काम कोई तो कर रहा है ना, आपको कोई तो पढ़ा रहा है, कौन पढ़ा रहा है, मैं पढ़ा रहा हूँ। तो अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तो मुझे सब्जेक्ट बनना चाहिए ना, ऑब्जेक्ट थोड़ी ना बनना चाहिए। तो यहाँ पे मी थोड़ी ना आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, आई एम टीचिंग यू, क्या आएगा, आई एम टीचिंग यू, ये यहाँ पर क्या होगा, सही होगा। तो ये भी एक यूज ही है प्रोनाउन का कि हमें सब्जेक्टिव केस को कहाँ लगाना चाहिए। तो आई थिंक ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। आगे हम समझेंगे यूजेस ऑफ ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस के यूजेस हमें, जो यूजेस हैं वो कहाँ कहाँ होंगे, मतलब कहाँ कहाँ यूज होगा ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है ना, किस तरीके से यूज होता है सेंटेंस के अंदर। देखो सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि ऑब्जेक्टिव केस जो होता है, जो प्रोनाउन का ये वाला केस है, कौन सा केस है आप देख रहे हो चार्ट में, जो ऑब्जेक्टिव केस है, अब मैं इनके बारे में बता रहा हूँ कि इनको कहाँ लगाना चाहिए। ये हम पर्सनल प्रोनाउन को पढ़ रहे हैं, किसको पढ़ रहे हैं अभी हम सिर्फ पर्सनल प्रोनाउन को पढ़ रहे हैं, और उसमें हम किसका यूज समझ रहे हैं, और इसमें हम समझ रहे हैं ऑब्जेक्टिव केस का यूज, किसको कहाँ यूज होना चाहिए। क्लियर।
तो यहाँ देखो ऑब्जेक्टिव केस का यूज, अगर कोई आपको मेन वर्ब ऐसी मिल रही है, क्या रियल में कोई आपको मेन वर्ब मिल रही है, आसान भाषा में बोलूँ आपको तो कोई एक्शन मिल रहा है, क्या मिल रहा है, एक्शन, यानी कि कोई काम, ठीक है ना, जिसके फॉर्म बनते हैं। यहाँ मैं बी फॉर्म की वर्ब की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं मतलब सही में मेन वर्ब की बात कर रहा हूँ। जैसे कि कोई भी मेन वर्ब है, जैसे टेल, टेल के फॉर्म क्या होते हैं, टेल फर्स्ट फॉर्म, टोल्ड होता है सेकेंड फॉर्म, है ना, और टोल्ड क्या होता है थर्ड फॉर्म, और टेलिंग क्या होता है फोर्थ फॉर्म, और टेल्स क्या होता है फिफ्थ फॉर्म। आप बात को समझो मेरी, मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे कि ये कोई बी फॉर्म की वर्ब नहीं है, यहाँ पे ये मेन वर्ब है जो होती हैं जिनके फॉर्म बनते हैं, राइट। ये ज़बरदस्ती यहाँ पे मेन वर्ब नहीं बनता, ये रियल में मेन वर्ब है। तो यहाँ पर वो बोल रहा है कि अगर आपको ऐसे रियल में कोई मेन वर्ब मिलती है, मतलब एक्शन के फॉर्म में उसका कोई भी फॉर्म आया हो और उसके बाद कभी नीड हो प्रोनाउन की, तो आपको ऑब्जेक्टिव केस वाला प्रोनाउन यूज करना चाहिए, ना कि सब्जेक्टिव केस का वाला। तो आपको क्या बोलना चाहिए, सी टोल्ड आई नहीं बोलना चाहिए, सी टोल्ड मी बोलना चाहिए। क्या बोलना चाहिए, सी टोल्ड मी अ स्टोरी, उसने मुझे एक कहानी बताई या उस सुनाई कह सकते हैं, राइट। या सी स्कॉल्डेड यू एंड आई। अब ये चीज़ याद रखनी कि यहाँ पे एंड लगा है, तो एंड के जो लेफ्ट साइड रूल फॉलो होगा वही राइट साइड फॉलो होगा, जो लेफ्ट साइड रूल फॉलो होगा वही राइट साइड फॉलो होगा। तो आप समझो कि सी स्कॉल्डेड, स्कॉल्डेड यहाँ पे वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, जैसे यहाँ पे टोल्ड वर्ब का सेकेंड फॉर्म था, वैसे यहाँ पे स्कॉल्ड का मतलब होता है डांटना। स्कॉल्ड का मतलब क्या होता है, डांटना, डांटना। तो उसने तुम्हें डांटा और मुझे भी डांटा, तो डांटा कैसे, तुम्हें डांटा और मुझे भी डांटा, तो काम तुम पर हुआ और मुझ पर हुआ। तो जब काम किसी पर होता है ना, जब काम किसी पर होता है तो वो रियल में वो पर्सन ऑब्जेक्टिव फॉर्म में ही लिखा जाएगा। किस में लिखा जाएगा, अगर वो एज अ प्रोनाउन यूज हो रहा है, जैसे यू यहाँ पे एज अ प्रोनाउन है, आई प्रोनाउन है, यू प्रोनाउन है, तो इनको ऑब्जेक्टिव केस में यूज करना पड़ेगा, क्योंकि काम इन पे हो रहा है। कौन सा काम हो रहा है, डांटने वाला। या रूल के तरीके समझो तो मेन वर्ब के बाद आप हमेशा कौन सा केस यूज करेंगे, अगर कोई प्रोनाउन आ रही है तो ऑब्जेक्टिव केस यूज करेंगे, सब्जेक्टिव केस यूज नहीं करेंगे। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। तो अब आगे देखते हैं यूजेस। अभी मैं आपको क्वेश्चंस भी कराऊंगा जो आप करके समझेंगे कि क्या मैंने कोई गलती की, क्या मुझे समझने में कोई मिस्टेक हुई, है ना। आप ये रियलाइज कर पाओगे, और अगर आपने प्रॉपर तरीके से समझा होगा मेरी बातों को तो आपसे वो क्वेश्चंस बन जाएंगे। वो कह रहा है कि यूजेस ऑफ ऑब्जेक्टिव केस में जो सेकंड यूज है वो कह रहा है कि प्रेपोजिशन के बाद भी कौन सा केस लगाते हैं, ऑब्जेक्टिव केस लगाते हैं। क्लियर, देखो प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस लगाने से मतलब प्रेपोजिशन के बाद हमेशा कोई भी प्रोनाउन आएगी तो वो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनती है। क्या बनती है, याद रखो। प्रेपोजिशन के बाद मैं तो आपसे कह रहा हूँ कि आप ये भी याद रखो मेरे साथ में कि प्रेपोजिशन के बाद कभी भी कोई नाउन या प्रोनाउन आए, क्या है, कोई भी प्रेपोजिशन आए उसके बाद आपको कभी भी कोई नाउन दिखे या आपको क्या दिखे, प्रोनाउन दिखे, उसे आप प्रेपोजिशन का माना करो ऑब्जेक्ट। क्या माना करो, क्या माना करो, ऑब्जेक्ट माना करो, ठीक है ना। आपको नाउन दिखे या आपको क्या दिखे बच्चों, आपको नाउन दिखे या आपको क्या दिखे, प्रोनाउन दिखे, तो आपको क्या मानना है, उसे प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट मानना है। क्या मानना है, उसे प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट मानना है, ठीक है ना। अब ये प्रेपोजिशंस होती क्या हैं, प्रेपोजिशंस होती हैं आपकी ये सब, देखो आपने बेसिकली स्कूल लेवल में पढ़ी होंगी, है ना। जैसे कि आप बात करो इन की, ऑन की बात करो, एट की बात करो, बिफोर की बात करो, ठीक है ना, अंडर की बात करो, ओवर की बात करो, ओवर, बिटवीन, बिटवीन, है ना, या आप एट लगाओ या आप क्या लगाओ, ऑन टू लगाओ, ठीक है ना, या आप लगाओ बिसाइड। तो बहुत सारी प्रेपोजिशन होती हैं, एटसेट्रा, राइट। एटसेट्रा से मतलब है कि और भी बहुत सारी प्रेपोजिशंस होती हैं, है ना। तो आप ये समझो कि प्रेपोजिशन के बाद कभी भी कोई नाउन या प्रोनाउन आता है तो वो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट कहलाता है, ठीक है ना। और इसीलिए भी अगर कोई प्रोनाउन आती है तो उसे कौन से केस में रहना पड़ता है, ऑब्जेक्टिव केस में, क्योंकि तभी तो वो ऑब्जेक्ट बन पाएगी। क्या बन पाएगी, तभी तो वो ऑब्जेक्ट बन पाएगी। इसलिए हम सब्जेक्टिव केस यूज नहीं करते। कौन सा केस यूज करते हैं, प्रोनाउन के बाद प्रेपोजिशन के बाद प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस यूज करते हैं, ठीक है ना। ये इसका रीजन है, ठीक है ना। और ये बात आपको दिमाग में अपने रखनी भी है हमेशा, बहुत काम
में आने वाली ये बात है जो आपको हमेशा क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, समझने में हेल्प करेगी कि भाई कौन किसका क्या ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट केवल दो ही चीज़ों के होते हैं इंग्लिश में, एक तो मेन वर्ब के, वो भी मेन वर्ब में भी कैटेगरीज डिवाइडेड हैं, ट्रांसिटिव मेन वर्ब और इंट्रांसिटिव मेन वर्ब। तो ट्रांसिटिव वर्ब के ऑब्जेक्ट होते हैं या फिर प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट होते हैं। और ऑब्जेक्ट बनने का काम किसको दिया गया है? इवन सब्जेक्ट बनने का काम, बोलो सब्जेक्ट बनने का काम भी नाउन या प्रोनाउन का ही है ना। और ऑब्जेक्ट बनने का काम भी किसका है? नाउन या प्रोनाउन का ही है। किसका है? सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट कौन बनता है? नाउन या प्रोनाउन बनता है ना। और यहाँ पे आप देखो ऑब्जेक्ट बनने का काम भी किसको दिया गया है? प्रोनाउन और नाउन को दिया गया है। तो ये बात हमेशा आपको याद रखनी है। क्लियर? तो आई थिंक ये चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी। अब अगर ये क्लियर हो रहा है तो आप यहाँ समझो कि यहाँ पर बिटवीन एक क्या है? अभी मैंने आपको बताया बिटवीन एक क्या होती है? प्रेपोजिशन होती है। आप यहाँ देख पा रहोगे बिटवीन क्या होती है? प्रेपोजिशन। तो अगर बिटवीन एक प्रेपोजिशन है तो उसके बाद हमें ऑब्जेक्टिव केस लगाने पड़ेंगे। तो यू तो चलो मान लिया यू का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस सेम होता है, बट आई को भी तो बनाना पड़ेगा क्योंकि एंड के जो लेफ्ट साइड रूल फॉलो होगा वही राइट साइड फॉलो होगा। तो लेफ्ट साइड हमको दिख रहा है ऑब्जेक्टिव केस चाहिए और चाहिए भी ऑब्जेक्टिव केस है, तो आई को बनना पड़ेगा रियल में क्या? मी। तब जाके वो सेंटेंस को क्या कर पाएगा? सही कर पाएगा, तभी जाके सेंटेंस सही हो पाएगा। तो बिटवीन हो गया आपका यहाँ पे प्रेपोजिशन। बिटवीन क्या हो गया आपका यहाँ पे? प्रेपोजिशन। और अगर कोई प्रोनाउन लगानी, एरर बनते हैं इससे। मान लो उसने सब्जेक्टिव केस यूज कर दिया तो सेंटेंस में क्या हो जाएगा? एरर हो जाएगा, गलती हो जाएगी। हमें रियल तरीके से उसका सही तरीके से यूज पता होना चाहिए कि भाई इसका प्रॉपर यूज क्या है ऑब्जेक्टिव केस का। एक और क्वेश्चन देखो आप, यहाँ पे एट क्या है? एट यहाँ पर एक प्रेपोजिशन है। एट यहाँ पर क्या है? एट यहाँ पर एक प्रेपोजिशन है। तो आप समझो कि एट के बाद हमें कौन से केस लगाने चाहिए थे? हिम और मी। ही और आई तो सब्जेक्टिव केस होते हैं, रियल में हमें हिम और मी लगाने चाहिए थे। समझ रहे हो आप? क्या लगाने चाहिए थे? हिम और मी, क्योंकि हिम और मी क्या होते हैं? ऑब्जेक्टिव केस। तो ये रियल में किसका यूज़ था? ऑब्जेक्टिव केस का यूज़ था। ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। तो आप ये समझ गए होगे अब बातें। अब जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक बेहतरीन चीज़ यहाँ पे समझाने की कोशिश की गई है आपको। क्या? जैसे मान लो आपको यहाँ पे बोला गया कि आप बताओ यहाँ पे इन चारों सेंटेंसेस में आप देख पा रहोगे क्या लिखा है? बट लिखा है। यहाँ पे भी बट लिखा है। यहाँ पे भी क्या लिखा है? बट लिखा है। यहाँ पे भी क्या लिखा गया है? बट लिखा गया है। अब आपसे पूछा गया है कि यहाँ पर कौन सा केस लगाएं? सब्जेक्टिव केस लगाएं या ऑब्जेक्टिव केस लगाएं? ये कौन सा केस है? सब्जेक्टिव केस। ये कौन सा केस है? ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है ना। कौन कौन से केस आए यहाँ पर? सब्जेक्टिव केस आया और कौन सा? सब्जेक्टिव केस आया और ऑब्जेक्टिव केस आया। यहाँ पे भी क्या आया? आई और यहाँ पे आया है मी। यहाँ पे आया है मी और यहाँ पे आया आई। आपको ये डिसाइड करना है कि यहाँ पर हमें क्या लगाना चाहिए। यहाँ पर हमें सी लगाना चाहिए कि हर लगाना चाहिए? यहाँ पे हमें सी लगाना चाहिए कि हर लगाना चाहिए? यहाँ पे हमें आई लगाना चाहिए कि मी लगाना चाहिए? यहाँ पर हमें मी लगाना चाहिए कि आई लगाना चाहिए? ये आपको डिसाइड करना है। यहाँ पे कैसे करोगे आप डिसाइड? यहाँ देखो, इसको करने के लिए आपको एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। आपने ट्राई कर लिया होगा, अब आप देखना कि आपको गलत निकलते हैं या सही निकलते हैं। ठीक है ना। तो इसको समझने के लिए पहले तो आप एज अ रूल समझो। ठीक है ना। जो कॉन्सेप्ट है उसके बेस पे समझो। इनको पढ़ो। क्या बोला गया? सी इज़ वेल ऑफ बट सी इज़ ग्रीडी, या हिम इज हर इज़ ग्रीडी। अब आना क्या है यहाँ पे? ग्रीडी का मतलब लालची होता है, वेल ऑफ का मतलब समृद्ध होता है ना। वेल ऑफ का मतलब क्या होता है? समृद्ध। और ग्रीडी का मतलब क्या होता है? लालची। लेकिन इसके पहले आपको बट के बारे में समझना पड़ेगा। जो यहाँ पे बट आ रहा ना बार बार, वही सॉल्व करने में आपकी हेल्प करेगा कि रियल में आना क्या है। यहाँ पे सी आना है कि हर आना है? यहाँ पे आई आना है कि मी आना है? यहाँ पे मी आना है कि आई आना है? ये कौन डिसाइड करेगा? ये आपका बट डिसाइड करेगा। तो बट के बारे में समझो पहले। बट के बारे में आपको ये चीज़ पता करनी है जो कि कम लोगों को पता होती है। क्या? बट का ज़्यादातर लोग मतलब समझते हैं लेकिन। लेकिन उसका मतलब लेकिन तब होता है जब वो कंजंक्शन हो। क्या हो? कंजंक्शन की तरह बिहेव करे, जब वो ज्वाइनिंग वर्ड का काम करे, जोड़ने का काम करे, सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करे, है ना। तब जाके वो क्या होता है? नाउन या प्रोनाउन को जोड़ने का काम करे, तब हो सकता है बट, है ना, कंजंक्शन की तरीके से काम कर रहा होगा और उसका मतलब वहाँ पे क्या निकलेगा? लेकिन। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि जो बट है वो एज अ प्रेपोजिशन भी काम करता है इंग्लिश में कभी कभी, है ना।
और जब वो एज अ प्रेपोजिशन काम करता है तो आपको ये पता होना चाहिए प्रेपोजिशंस के बाद हमेशा कौन से केस आते हैं। प्रेपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आते हैं या ऑब्जेक्ट फॉर्म आता है किसी भी प्रोनाउन का। क्या? किसी भी प्रोनाउन का कौन सा फॉर्म आता है? ऑब्जेक्टिव फॉर्म आता है, राइट, या ऑब्जेक्टिव केस आता है। अगर कोई प्रोनाउन आ रही है किसी प्रेपोजिशन के बाद तो वो ऑब्जेक्टिव केस में आएगी, है ना। और ये प्रेपोजिशन का अर्थ कब देता है? जब इसका मतलब होता है सेंटेंस के अंदर के सिवाय या के अलावा, के सिवाय या के अलावा, तो आपको ये मीनिंग याद रखना पड़ेगा, तब जाके ये क्या बन जाता है? प्रेपोजिशन बन जाता है, राइट। और इसी बट को जब ये के सिवाय या के अलावा देता है तो इसी चीज़ को हम एक्सेप्ट करके भी बोल सकते हैं, ये भी एक प्रेपोजिशन ही है। और इसके बाद भी कौन सा केस आता है? ऑब्जेक्टिव केस आता है। क्या आता है? जैसे बट का मतलब क्या है? के सिवाय या के अलावा, वैसे ही इसका मतलब भी क्या होता है? ये भी एक प्रेपोजिशन ही है। इसके बाद भी हमें कौन सा केस रखना है? ऑब्जेक्टिव केस रखना है। ये बात आपको दिमाग में रखनी। कई बार नहीं लिखा होगा बट कई बार एक्सेप्ट लिखा होगा, एक्सेप्ट, तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है ना। इसका मतलब भी के सिवाय या के अलावा होता। अब आप चाहो तो उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, बट आपको यहाँ पे ट्रांसलेशन आना चाहिए, जो आप ट्रांसलेट कर पाओ। अदरवाइज बिना ट्रांसलेशन का भी एक मेथड है जो आपको मैं सिखाऊंगा, अगर आप ट्रांसलेट नहीं कर पा रहे हैं तो। जैसे पहला सेंटेंस देखते हैं क्या लिखा है। सी इज़ वेल ऑफ। वेल ऑफ का मतलब होता है, हम बेसिकली रिच कह सकते हैं, समृद्ध कह सकते हैं, ठीक है ना, अमीर है कह सकते हैं, ठीक है ना। वेल ऑफ से मतलब समृद्ध कह सकते हैं, समृद्ध, है ना। क्या कह सकते हैं? समृद्ध, पैसे वाला है। लेकिन वो लालची है। क्या है? ग्रीडी का मतलब क्या होता है? लालची। अब यहाँ पे सीधा सेट हो रहा कि लेकिन वो लालची है, तो लेकिन का अर्थ आ रहा, इसका मतलब ये यहाँ पे क्या है? कंजंक्शन है। अगर ये यहाँ पे कंजंक्शन है तो फिर हमें ऑब्जेक्टिव केस नहीं चाहिए, फिर हमें कौन सा केस चाहिए? सब्जेक्टिव केस चाहिए। समझ में आ रही बात आपको? कौन सा केस चाहिए? ऑब्जेक्टिव केस नहीं चाहिए, सब्जेक्टिव केस चाहिए। क्योंकि लेकिन अर्थ निकल रहा, क्या निकल रहा अर्थ यहाँ पे जो अर्थ निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है लेकिन। क्या निकल के आ रहा है? लेकिन, ठीक है ना। अगला सेंटेंस सॉल्व करते हैं। अगला सेंटेंस आप सॉल्व करो मेरे साथ, ठीक है ना। अगले सेंटेंस में देखते हैं क्या मिस्टेक है। जैसे हर कोई गया था पार्टी में, लेकिन उसके या सिवाय उसके, लेकिन उसके या सिवाय उसके, तो सिवाय उसके, है ना। तो सिवाय उसके अगर निकल रहा है तो फिर रियल में ये क्या है? ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका प्रेपोजिशन। ये प्रेपोजिशन की तरह वर्क कर रहा है। और इसके बाद कौन सा केस चाहिए पड़ेगा? ऑब्जेक्टिव केस। तभी तो ये जब हार आएगा तभी तो ये ऑब्जेक्ट बन पाएगा। इसका किसका ऑब्जेक्ट बन पाएगा? इस प्रेपोजिशन का क्या बन पाएगा? ऑब्जेक्ट बन पाएगा। क्लियर? अब आप समझो कि यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन लिखा है आई एम पुअर बट आई एम ऑनेस्ट। ऑटोमेटिक सेट हो रहा है, मैं गरीब हूँ लेकिन मैं ईमानदार हूँ। लेकिन अर्थ निकल रहा है, लेकिन अर्थ निकल रहा है तो यहाँ पे बट क्या है? कंजंक्शन है। बट यहाँ पे कंजंक्शन है। अगर लेकिन अर्थ निकल रहा है तो बट यहाँ पे क्या है? फिर बट यहाँ पर कंजंक्शन है, ठीक है ना। क्या है? कंजंक्शन। तो फिर क्या चाहिए अपन को? सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस नहीं चाहिए। अगला क्वेश्चन पढ़ो आप। अगला क्वेश्चन लिखा है, अगला सेंटेंस लिखा है, सॉरी, नोबडी न्यू द आंसर। कोई नहीं, नोबडी का मतलब तो कोई नहीं जानता था आंसर, या किसी को पता नहीं था आंसर, लेकिन उसके या सिवाय उसके, तो ऑटोमेटिक सेट हो रहा है सिवाय उसके। तो यहाँ पे क्या आएगा? सिवाय अर्थ निकल रहा। अगर सिवाय अर्थ निकल रहा तो ये प्रेपोजिशन है, तो प्रेपोजिशन है तो ये यहाँ पर कौन सा केस रखेगा अपने बाद? ऑब्जेक्टिव केस, ना कि सब्जेक्टिव केस, ठीक है ना। इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को क्या कर सकते हो? सॉल्व कर सकते हो। बट आपको बट का फंक्शन पता होना चाहिए कि वो कब क्या कर रहा है ना। सेंटेंस में ट्रांसलेशन भी आना चाहिए बेसिकली, है ना। कई बार इनसे बनते हैं एरर्स, हमें इस तरीके के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं बड़े सेंटेंसेस के फॉर्म में। अभी तो ये छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं, लेकिन अभी आगे जाकर आपको बड़ा सेंटेंस भी मैं बताऊँगा। अब आपको मैं बताता हूँ कि बिना अर्थ निकाले, बिना ट्रांसलेशन किए हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। बट आपको यहाँ पर काउंटिंग आनी चाहिए। किसकी काउंटिंग आनी चाहिए? पहले तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि अगर वर्ब है तो सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट है तो वर्ब चाहिए। सब्जेक्ट को वर्ब चाहिए होती है, वर्ब को क्या चाहिए होती है? सब्जेक्ट चाहिए होती है। ये एक दूसरे पर डिपेंड है, राइट। वर्ब को सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को क्या? वर्ब। अकेले कभी नहीं आती वर्ब। वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के साथ आती है, सब्जेक्ट हमेशा वर्ब के साथ आती है। ये चीज़ आपको दिमाग में फिट करनी है, ठीक है ना।
और इसके बाद हमें काउंटिंग करनी है यहाँ सब्जेक्ट और वर्ब की। तो चलो काउंटिंग करते हैं। किसकी काउंटिंग करनी है? सब्जेक्ट और वर्ब की काउंटिंग करनी है। और जो मैंने आपको अभी रूल बताया कि प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है, वो भी हो सकता है यहाँ पे काम आ जाए। देखो यहाँ पे जैसे आप देखोगे यहाँ पे एज एक वर्ब है ना, इसको नाम पहला नंबर मान लेते हैं, और सी क्या है? सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट नंबर 1 को सब्जेक्ट नंबर 1 को वर्ब नंबर 1 मिल गई, मतलब इन दोनों को हम यहाँ से दिमाग से उड़ा देते कि अब इनका काम खत्म। और वेल ऑफ जो लगा है वो सी के लिए ही लगा है, ठीक है ना, वो कोई वर्ब नहीं है जिसको सब्जेक्ट की नीड हो। वर्ब होती तो नीड होता, लेकिन आगे जाके एक वर्ब आई है ना, एज। अब अगर ये वर्ब है तो इसको सब्जेक्ट चाहिए अपना, तो सब्जेक्ट कौन बनेगा? सब्जेक्ट बनेगा सी। ये तो ऑब्जेक्टिव केस होता है, तो ऑटोमेटिक यहाँ पे क्या आएगा? सी आएगा। ये आपका सब्जेक्ट नंबर 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो वर्ब नंबर 2 को सब्जेक्ट नंबर 2 की नीड थी, है ना, तो इसकी नीड पूरी हो गई, इसलिए यहाँ पे कौन सा केस आएगा? सब्जेक्टिव केस आएगा। आई थिंक आप ये बात क्या हो गई कर पाओगे, समझ पाओगे, ठीक है ना। इसी तरीके से अगले सेंटेंस की काउंटिंग करो आप, तो आपको समझ में आएगा। आपने कर लिया होगा। अगला सेंटेंस देखो, एवरीवन क्या है यहाँ पे? एवरीवन यहाँ पर सब्जेक्ट है, ठीक है ना, और इसकी वर्ब क्या है? ये सेकेंड फॉर्म लगा है, ये इसकी क्या है? वर्ब है। तो ये सब्जेक्ट नंबर 1 है और ये वर्ब नंबर 1 है और ये सब्जेक्ट नंबर 1 है। इन दोनों को क्या मिल गया? इन दोनों को अपना सब्जेक्ट और वर्ब एक दूसरे को मिल गया, राइट। अब ये तो प्रीपोजिशन है। 2 क्या होता है? प्रीपोजिशन। अब प्रीपोजिशन के बाद आया हुआ नाउन या प्रोनाउन किसका ऑब्जेक्ट माना जाता है? प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट माना जाता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर हमें क्या कोई और वर्ब दिख रही? क्या कोई और वर्ब बची है? ऑब्जेक्ट को तो चाहिए नहीं है वर्ब, सब्जेक्ट को चाहिए होती है वर्ब। मैंने बोला सब्जेक्ट को वर्ब चाहिए, वर्ब को क्या चाहिए? सब्जेक्ट चाहिए। ये बात आपके याद में रखनी है, ठीक है ना, दिमाग में रखनी है। क्या कोई यहाँ पे और वर्ब बची? जब कोई और वर्ब नहीं बची तो फिर कौन सा केस हो जाएगा? ऑब्जेक्टिव केस। जब कोई और वर्ब बची नहीं तो फिर ऑब्जेक्टिव केस सेट हो जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट को नहीं चाहिए होता वर्ब, वर्ब को सब्जेक्ट चाहिए होता, सब्जेक्ट को वर्ब चाहिए होता। ये चीज़ दिमाग में रखना। अगला क्वेश्चन पढ़ो। अगले क्वेश्चन में आई एम, ये एक दूसरे के सब्जेक्ट और वर्ब है। जैसे एम यहाँ पे क्या है? वर्ब है, और आई यहाँ पर क्या है? सब्जेक्ट है। तो ये सब्जेक्ट नंबर 1 है और ये वर्ब नंबर 1 है। तो सब्जेक्ट नंबर 1 को वर्ब नंबर 1 मिल गई, मतलब इन दोनों का काम पूरा हो गया, राइट। दिमाग से इनको फिलहाल के लिए उड़ा दो, राइट। और ये पुअर किसको बोला गया? आई को ही बोला गया। ये रियल में एडजेक्टिव है, इसको नहीं चाहिए होती वर्ब, ये एडजेक्टिव होता है भाई। क्या होता है? ये एडजेक्टिव होता है। एडजेक्टिव की वीडियो मैं अपने यूट्यूब चैनल पर डाल चुका हूँ, ठीक है। आप वहाँ से जाकर देखकर समझ सकते हैं कि एडजेक्टिव क्या होता है, क्या नहीं होता है, ठीक है ना। और अब यहाँ पर एक और वर्ब आई एम, और यहाँ पर अगर ये वर्ब है तो इसको सब्जेक्ट चाहिए। अब ऑनेस्ट तो बनेगा नहीं। ऑनेस्ट तो विशेषता होती है नाउन या प्रोनाउन की। नाउन या प्रोनाउन की जो विशेषता होती है उसे ही एडजेक्टिव कहा जाता है। किसे एडजेक्टिव कहा जाता है? नाउन या प्रोनाउन की जो विशेषता होती है, जो नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है, उसे एडजेक्टिव कहते हैं। तो ऑनेस्ट किसी व्यक्ति विशेष की विशेषता हो सकती है, राइट, यानी कि नाउन या प्रोनाउन की। अब यहाँ पे जो वर्ब नंबर 2 है, इसको सब्जेक्ट नंबर 2 चाहिए, तो कौन बनेगा? मी तो बनेगा नहीं, फिर कौन बनेगा? आई बनेगा। तो इसलिए यहाँ पे क्या आना था? आई आना था। आप बिना ट्रांसलेशन के, विदाउट ट्रांसलेशन यू कैन फाइंड द मिस्टेक्स, राइट। आप फाइंड कर सकते हो गलती को, ठीक है ना। एंड ऑल्सो यू कैन फाइंड द राइट केस, करेक्ट केस आप पता कर सकते हो कौन सा केस चाहिए। यहाँ पे सब्जेक्टिव केस चाहिए कि ऑब्जेक्टिव केस चाहिए। अगला देखो, नोबडी न्यू। नोबडी न्यू का मतलब, नोबडी का मतलब कोई नहीं। अभी मैंने आपको बताया था नोबडी न्यू में जो ये न्यू है ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। अब इसे आप वर्ब नंबर 1 मानो। अब इसे क्या चाहिए? सब्जेक्ट नंबर 1 चाहिए। क्या चाहिए? सब्जेक्ट नंबर 1। अब अगर इसे सब्जेक्ट नंबर 1 चाहिए है तो ये इसको मिल गया नोबडी, इस वर्ब को इसका सब्जेक्ट मिल गया। अब इसे दिमाग से उड़ा दो। और हमेशा याद रखो, जो मेन वर्ब के बाद अगर कोई नाउन या प्रोनाउन आ रहा तो वो मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? तो यहाँ पर ये इसका ऑब्जेक्ट माना जाएगा। किसका ऑब्जेक्ट माना जाएगा? न्यू का। न्यू क्या? न्यू आंसर। न्यू आंसर जानता कोई नहीं, आंसर जानता था, मतलब आंसर जो है वो ऑब्जेक्ट है किसका? न्यू का। अब क्या यहाँ पे कोई और वर्ब बची?
जब नहीं बची तो कौन सा केस चाहिए? सब्जेक्टिव केस नहीं चाहिए, ऑब्जेक्टिव केस चाहिए। कौन सा केस चाहिए? ऑब्जेक्टिव केस। जब कोई और वर्ब बचे तब चाहिए सब्जेक्टिव केस, अदरवाइज ऑब्जेक्टिव केस चाहिए। तो ये एक यूज था आपका किसका? इस चीज़ का। तो आई थिंक आप ये सब चीज़ें आप समझ पाए होंगे, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, पहले इनको सॉल्व करते हैं जो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस से रिलेटेड थे, ठीक है ना। आप समझो यहाँ पर लिखा है इट वॉज मी हु वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग ऑल द एग्रीमेंट्स अरेंजमेंट्स फॉर द सक्सेसफुल, है ना, कंप्लीशन ऑफ हिज स्टडी, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप समझो कि यहाँ पर जो वॉज है वो किसका काम कर रहा है? वो काम कर रहा है बी फॉर्म की वर्ब का, एज अ मेन वर्ब काम कर रहा है। कैसे काम कर रहा? मेन वर्ब की तरीके से काम कर रहा है, ठीक है ना। ये कभी कभी दिक्कत देता है ना, थोड़ा तो मैनेज करना पड़ेगा आपको थोड़ा मेरे साथ। यहाँ देखो, ये मेन वर्ब के वे में काम कर रहा है। देखो इसके आसपास कोई वर्ब आई नहीं है, तो फिर सिंपल है, अगर ये मेन वर्ब की तरीके से काम कर रहा है तो मैंने आपको बताया था ना कि अगर बी फॉर्म की वर्ब मेन वर्ब के तरीके से काम करेगी तो आपको क्या करना है? तो आपको सब्जेक्टिव केस लगाना है। तो यहाँ पे किस में एरर माना जाएगा? ए पोर्शन में। समझ पा रहे हो आप? इस अगले क्वेश्चन को इसी तरीके से सॉल्व करो, दिमाग लगा के। क्या होगा यहाँ पर आप देख सकते हो, आई थिंक आपने सॉल्व कर लिया होगा। एक्सेप्ट फॉर यू एंड आई एवरीवन ब्रॉट अ प्रेजेंट टू द पार्टी, है ना। तुम्हारे और मेरे अलावा सभी कोई पार्टी में क्या लेके आया? प्रेजेंट लेके आया, गिफ्ट लेकर आया। प्रेजेंट है ना, उपहार कह सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया था कि एक्सेप्ट एक क्या होती है? एक्सेप्ट एक प्रेपोजिशन होती है। तो प्रेपोजिशन के बाद हमें कौन सा केस चाहिए है? ऑब्जेक्टिव केस। तो यू तो चलो ऑब्जेक्टिव केस में है, किसमें है? लेकिन आई को भी तो बनना पड़ेगा ऑब्जेक्टिव केस। तो आई का क्या होगा रियल में? यहाँ पे मी होगा, तभी तो जाके ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन पाएगा। तो यहाँ पर कहाँ गलती थी? यहाँ पर ये सेंटेंस गलत था। यहाँ पर ये गलती थी कि यहाँ पर मी आना चाहिए था, आई नहीं आना चाहिए था। अगला देखो, स्टाफ मेंबर्स वांटेड। स्टाफ मेंबर चाहते थे, क्या चाहते थे? स्टाफ मेंबर चाहते थे। अब देखो यहाँ पे वांटेड, यहाँ पे एक मेन वर्ब है, क्या है? देखो ये सेकंड फॉर्म है, ठीक है ना। और किसी भी मेन वर्ब के बाद सब्जेक्टिव केस नहीं आता, मैं आपको बता चुका हूँ। कौन सा केस आता है? ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ पे रियल में क्या आना चाहिए? हिम आना चाहिए। इस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस से। तो यहाँ पर ये मिस्टेक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या लिखा है? अगला क्वेश्चन लिखा है ही प्रॉमिस टू गेट इन टच विथ माई सेल्फ। अब देखो यहाँ पर विथ क्या है? विथ यहाँ पर आपका क्या है? विथ यहाँ पर आपका प्रेपोजिशन है। विथ अगर यहाँ पे प्रेपोजिशन है तो प्रेपोजिशन के बाद मैंने आपको बताया ना कौन सा केस चाहिए होगा? मैं ऑब्जेक्टिव केस। लेकिन इसने तो माई सेल्फ लगा दिया। माई सेल्फ तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। आपको बता दें इनका एक और केस होता है जिसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी कह देते हैं बेसिकली, है ना। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी कह देते हैं। तो क्या हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की नीड है? नहीं, हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की यहाँ पे नीड नहीं है। हमें रियल में ऑब्जेक्टिव केस की नीड है। इसलिए यहाँ पर क्या आएगा? रियल में मी आएगा। मी बनेगा ऑब्जेक्टिव केस। क्या बनेगा? मी बन जाएगा ऑब्जेक्टिव केस। तो यहाँ पे रियल में क्या आना चाहिए? यहाँ पर रियल में मी आना चाहिए, ना कि माई सेल्फ आना चाहिए, क्योंकि विथ एक प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन के बाद तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि ऑब्जेक्टिव केस की नीड होती है। तो आई थिंक ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। ये हमने सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस के यूजेस को समझा, ठीक है ना। अब हम इसके आगे का जो भी कंटेंट है वो सेकेंड पार्ट में डिस्कस करेंगे। पहले आप इसको आराम से देखिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, है ना। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको इसके अलावा और कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं। मैं आपको अब रेगुलर वीडियोस प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा, ठीक है ना। जुड़े रहें मेरे यूट्यूब चैनल में मेरे साथ। चलिए तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।